झारखंड में इन दिनों राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं और राजनीति का यह असर सीधा यहाँ के सीएम रेसिडेंस, सीएम ऑफिस, वहाँ के मुख्यमंत्री पर पड़ने लगा है। हुआ यह कि आपको शायद खबरों से जानकारी मिली होगी कि 7 अगस्त को एक समन जारी होता है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से है। और उस समन में उन्हें बुलाया जाता है दफ्तर 14 अगस्त को हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय में बुलाया जाता है। रांची में स्थानीय कार्यालय है ईडी का, वहाँ बुलाया जाता है और उनसे समन भेजा जाता है, उनको बुलावा भेजा जाता है। तो इन 7 दिनों तक तो चुपचाप रहे, लेकिन यह खबर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी कि क्या हेमंत सोरेन इस दूसरी बार भी जाएंगे ईडी से मिलने, और ईडी के यहाँ पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। ईडी क्या उनको इंटरोगेट करेगा दूसरी बार? इसके पहले भी हो चुका है, जिस खबरों में ये बात पहले भी आ चुकी है। आज हम इसी प्रसंग में बात करने जा रहे हैं। हेमंत का जवाब काफ़ी करारा रहा। 14 अगस्त को तो नहीं गए और एक बंद लिफाफा भिजवाया। किसे? ईडी को, स्थानीय कार्यालय को। और उसके बाद क्या कुछ चल रहा है, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं राजेंद्र तिवारी जी। राजेंद्र तिवारी जी को नमस्कार। राजेंद्र तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान रांची में संपादक रहे हैं, प्रभात खबर के कॉरपोरेट एडिटर रहे हैं, देश भर के कई और जाने माने बड़े अखबारों के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और अपना काम किया है। और अभी ये अनब्रेकिंग के नाम से अपना एक चैनल भी चलाते हैं। राजेंद्र जी के साथ हम लोग बहुत पहले से जुड़े रहे हैं और पिछले दिनों तो हम लोगों ने किया था, कई एपिसोड किया है विभिन्न मसलों पर, राजनीतिक मसलों पर। तो राजेंद्र जी, आज आपका स्वागत करते हुए फैक्ट फोल्ड पर हम एक बार फिर से आपसे हम चर्चा कर रहे हैं आज ईडी के मसले को लेकर। जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जो समन जारी किया, उस पर आपकी प्रथम प्रतिक्रिया। ऐसे तो ये खबर तो आज पुरानी हो रही है, लेकिन खबरों का यह सिलसिला अभी बहुत दूर तक जाना है। इस पर बहुत गंभीर चिंतन हो रही है कई पक्षों में, खासकर स्थानीय जो राजनीति है उसमें तो जो कई पक्ष हैं, पक्ष विपक्ष, जो सत्ता में जो लोग हैं, विपक्ष में भाजपा की प्रमुखता है, और उधर सेंटर के लिए एक जो खुला चैलेंज की तरह दे रखा है हेमंत सोरेन ने। इस पर आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। देखिए किसले जी, मामला सिर्फ हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस या दोबारा ईडी का नोटिस, सिर्फ इतना नहीं। ईडी का नोटिस जिस मामले को लेकर के आया है, उस मामले में तो बहुत पहले अगर नोटिस होना था, उनसे पूछताछ करनी थी, तो बहुत पहले वो पूछताछ होनी चाहिए। इसी वक्त क्यों, ये एक सवाल है। और ये मामला सिर्फ झारखंड या हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव चल रहे हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। आप देखिए, हेमंत सोरेन उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं, या झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जिसने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पटकनी देकर के अपनी सरकार बनाई। और 2019 के चुनाव के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी इतना भयानक बहुमत लेकर के आई, उसके बाद तो आंख की किरकिरी है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बन रहा है, इंडिया जो बना है, जिसका 31 तारीख को मुंबई में तीसरी बैठक है, उसमें भी हेमंत शामिल है। पहले एक बार आपको याद होगा, ठीक 1 साल पहले ये कोशिश हुई थी हेमंत पर दबाव बनाने की,
दबाव बनाने की कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें हुआ कुछ नहीं। जब खनन का मामला था, खानों के आवंटन का मामला था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हेमंत सोरेन ने अपने नाम खदानें आवंटित करा ली, और उसको लेकर के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला कि उन्होंने फायदा उठाया इसका, और इसको लेकर राज्यपाल ने क्या क्या बातें नहीं कही थी। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को से सलाह मांगी कि भाई इनको पद पर रहने का अधिकार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सलाह बंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दी। राज्यपाल कभी आज खोलेंगे, कल खोलेंगे, परसों खोलेंगे। इस बीच हेमंत ने जबरदस्त ढंग से दबाव बनाया। और आप उस समय याद करिए वो हफ्ता, जिस हफ्ते रांची की सड़कों पर जबरदस्त राजनीतिक हलचल दिखाई दी, और उसके बाद हेमंत स्थानीयता की नीति लेकर के आ गए। चीजें पूरी तरह से पलट गई और वो लिफाफा आज तक नहीं खुला। जबकि इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन को जो अधिकार है, उनमें इलेक्शन कमीशन से अगर कोर्ट या राष्ट्रपति, राज्यपाल का मतलब राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं वो, तो या राज्यपाल कोई सलाह मांगते हैं तो वो सलाह बाइंडिंग होती है। वो सलाह, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सलाह मंगवा ली आपने और उसे रख लिया या उसे डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा किया भी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा किया गया। वो राज्यपाल महाराष्ट्र ट्रांसफर हो गए और वो लिफाफा पता नहीं कहाँ गया। तो राज्य की जनता को जानने का हक तो है कि भाई इस लिफाफे में क्या था। क्या हेमंत को क्लीन चिट मिल गई थी, या हेमंत पे आरोप थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है तो फिर 1 साल से हेमंत पद पर क्यों बने हुए हैं? अब इसके प्रकाश में ये वाला देखिए कि अब उनको नोटिस आई, एक नोटिस पहले आई थी, एक नोटिस अब आई। और जो पहले भी नोटिस आई थी उसमें भी क्या हुआ था, पहली बार में हेमंत नहीं गए थे, दोबारा जब गए थे तो काफी लोग हुजूम उनके साथ थे। उन्होंने प्रूव किया कि हमारे साथ राज्य की जनता है। और जो एक पॉलिटिकल बंटवारा यहाँ के लोगों में दिखाई देता था उस दौरान, खासतौर पे आदिवासी और मूलवासी वाला, वो अंतर काफी हद तक मिट गया था स्थानीयता की नीति की वजह से। तो अब इसे आप देश में जो दूसरे घटनाक्रम हो रहे हैं उनको देखिए साथ में। महाराष्ट्र को लेकर के तमाम तरह की बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं। अब उनमें सोर्सेज ये तो बताए नहीं जा रहे हैं कि अजित पवार ने बताया या अमित शाह के ऑफिस से पता चला है, जेपी नड्डा ने कहीं कुछ कहा है, या उनके करीबी सूत्रों ने बताया। सब बता रहे हैं। ये आज चर्चा चल रही है कि शरद पवार जो पिछले दिनों अपने भतीजे से मिले, तो उसमें ये बात हुई है, उसको एक टास्क दिया गया अजित पवार को कि शरद पवार को आप ले आइए तो फिर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। चलिए, लेकिन एक चीज है, ये आपने तो पूरे देश की राजनीति पर लगता है कि खासकर भाजपा पर आपने तो हमला किया है। और जो स्टाइल हमला करना नहीं है, स्थिति को आपने एनालाइज किया। हाँ, सही है। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए और तमाम तरह की अफवाहें शुरू हो गई हैं। जी हाँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ और खासकर लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर में हेमंत ने जवाब में क्या कहा। हेमंत ने हाँ जी, बोल लीजिए। वो ये है कि अब इंडिया को लेकर के जिस तरह से अटैक लगातार हो, इंडिया में हेमंत नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर हेमंत की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इंडिया के जो गठबंधन इंडिया बना है उसमें हेमंत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हेमंत उन चुनिंदा पार्टी नेताओं या पार्टियों के जो चुनिंदा पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ढंग से मात दी है। नीतीश कुमार ये नहीं कह सकते हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं कह सकते, लेकिन हेमंत ने 2019 के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को माना, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि अगर
झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तीनों इस समय उसके पास नहीं है। और यहाँ से सीटें आती हैं आपकी करीब 94 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें बहुत हैं। सीटें बहुत हैं। 40 हैं बिहार की, 42 हैं बंगाल की, और 14 हैं 14 यहाँ की है। हाँ, तो 96 है 96 सीटें आती। अब 96 सीटों का जो खेल इस समय दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हेमंत ने अभी एक तो चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं, जब सत्ता में जो भाजपा है उस पर जो आरोप लग रहा है किस तरह से एजेंसीज़ को, सरकारी एजेंसीज़ को वो मिस यूटिलाइज कर रही है, इस पर तो ममता भी काफ़ी आगे रही हैं और नीतीश भी अब तो बोलने लगे हैं। लेकिन हेमंत ने जो लेटर दिखाया वो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, उसमें हेमंत ने जो लेटर भेजा है उसमें उन्होंने तो एक तरह से लगता है चुनौती दे दी है। ऐसा लगता है उस लेटर के जरिए उन्होंने साफ कहा कि अगर आप हमारी बातों में अब तक जो हमने जानकारी दी है, इसके पहले जो ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, खासकर पिछले साल की बात है ये, जब ईडी ने उन्हें बुलाया था, और उस पूछताछ में सभी दस्तावेज वगैरह भी दिया है जिसमें अपने ज़मीन के पेपर्स वगैरह भी हैं जो इनके नाम से ज़मीन है। जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि हेमंत ने अपना जो चुनाव के वक्त जो अपना डिटेल्स जो हैंड ओवर किया था चुनाव आयोग को, उसमें कुछ ज़मीनों की जानकारी नहीं थी। लेकिन हेमंत के लोग या हेमंत की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसमें एकदम स्पष्ट है, और उनका दावा है, इस लेटर में भी उनका दावा है कि तमाम जानकारियां ईडी के पास पहुंच चुकी हैं। उन्होंने एक बात और भी उल्लेख किया कि अगर उनमें कोई पढ़ा ना जाता हो या कोई ऐसी चीज़ें, कोई शंका की चीज़ें, तो आप कहिए, मैं फिर से पेपर्स भेजता हूँ, फिर से वो डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, फिर से और भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, हम और भी डॉक्यूमेंट। लेकिन ये बार बार बुलाने का चक्कर क्या है? उन्होंने इसके लिए हवाला दिया है कि किस तरह 14 अगस्त को आप लोगों ने बुलाया। इसके हेमंत ने इशारे में कह दिया कि आपने 14 अगस्त को बुलाकर आप हमें इस ढंग से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 15 को प्रोग्राम होता है और इसमें मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री अपने राजधानी में झंडोत्तोलन करते हैं, उसके लिए तमाम व्यवस्था की ज़रूरत होती है। तो हेमंत ने उसी को रेफ़र करते हुए कहा कि ये सब कुछ लगता है कि राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। ऐसा हेमंत के लोगों का कहना है कि ये कहीं न कहीं पर इसके पीछे जो ईडी को एजेंसी की तरह यूज़ करना, एक ऐसे हथियार की तरह यूज़ करना ईडी जैसी एजेंसी को, वह अपने आप में बड़ा दुखदाई है। हेमंत का ऐसा कहना है। और अब उन्होंने लेटर में ख़ास तौर पर उल्लेख किया है कि अब हम आपके ऑफिस नहीं आएंगे, अब हमको इस मसले को, अगर आप फिर भी जिद करेंगे, इस मसले को हम कानूनी रूप से निपटेंगे। ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये बड़ी बात है साहब। इस संदर्भ में पहली बार एक मुख्यमंत्री है कि हम नहीं आएंगे। जी अरविंद केजरीवाल का जो मामला हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल 1-2 बार टाल करके फिर गए थे। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये चिट्ठी अगर लिखी है और इसमें ये चैलेंज किया है कि हम कानूनी रूप से देख लेंगे, क्योंकि आप एक माहौल देखिए, मामला बहुत साफ है। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या कहें अब एनडीए कहा जाने लगा है, एनडीए की सरकार अगर भ्रष्टाचार को लेकर के ये सारे लोग इतने ही संवेदनशील हैं और एक कटिबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी, तो प्रधानमंत्री ने जब भोपाल में भाषण देकर के भ्रष्टाचारियों को गिनाया था, जिसमें हेमंत भी थे, जो गिनाया गया था, जो नाम गिनाए गए थे, जिसमें महाराष्ट्र के जिन लोगों के नाम आपने गिनाए और 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कही और कहा कि सबको जेल भेजेंगे, मोदी की गारंटी है कि सबको जेल भेजा जाएगा, ये मोदी ने गारंटी दी थी। 4 दिन के अंदर आपने जिस व्यक्ति को की तरफ इशारा करके, और शरद पवार किस वजह से करते हैं, उसके बाद वो भ्रष्टाचार की बात अब खत्म हो गई। अब कहीं महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार की बात नहीं चलती है, और बात ये चलवाई जा रही है कि शरद पवार भी आ जाए तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
तो मामला ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं सही, लेकिन जो कथनी है और उनकी करनी है उसमें 180 डिग्री का डिफरेंस। लेकिन राजेंद्र जी, एक जी जो सवाल मन में उठता है कि आम आदमी यही सोचेगा कि साहब ये बहुत बड़ी, जैसा कि आपने भी उसको चिन्हित किया कि कैसे एक अकेला मुख्यमंत्री जो है इस ढंग से चैलेंज कर रहा है केंद्र की उस सत्ता को, ये सत्ता ही है, ये कि एजेंसीज का उपयोग और उसका जो एग्जीक्यूट कराना। तो ऐसा नहीं लगता है कि इससे ये मामला इस तरह से अगर बढ़ता चला गया तो पूरी स्थिति अराजक हो जाएगी? इस अराजक स्थिति के लिए तो फिर मुश्किल, इसका असर तो पूरे देश के ब्यूरोक्रेसी पे, पूरे देश की राजनीति पे, आम जनजीवन पे। ठीक है, राजनीतिक पहलू इसका दूसरा हो सकता है, इसका फ़ायदा मिल लेंगे लोग, दोनों पक्ष ही फ़ायदा लेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें जो अराजकता की बात है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो आप जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात कह रहे हैं या जो स्थितियां बन जाएंगी, ये स्थितियां ना बने इसकी जिम्मेदारी किसकी? इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, क्योंकि वही ये सब इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अगर हेमंत पर, मेरा तो बहुत साफ मानना है, जिस भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के साक्ष्य आपके पास हैं उसको एक दिन की मोहलत भी क्यों दी जानी चाहिए? क्यों उसे और भ्रष्टाचार करने का मौका दिया जाना चाहिए, या उसे अपने बचाव के लिए बहुत सारी चीजें करने का मौका दिया जाना चाहिए? और अगर नहीं है, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप उससे अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, तो ये गलत मामला है। और ऐसी चीजें जब भी होंगी, जो आप कह रहे हैं अराजकता, अराजकता जो एक वजह आप बता रहे हैं, मैं दूसरी वजह उसकी देख रहा हूँ। अराजकता की ओर देश बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है जब आप ऐसी चीजें करेंगे, जब कोई एजेंसी इस तरह से काम करेगी, या कोई दूसरी एजेंसी, ये तो ईडी है, सीबीआई इस तरह से काम करे, या पुलिस इस तरह से काम करने लगे, या इनकम टैक्स इस तरह से काम करने लगे, तो एक सीमा के बाद लोग उठ खड़े होंगे। और अगर वो स्टेट के खिलाफ उठ खड़े होंगे तो वो तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। ये स्टेट है, ईडी बीजेपी नहीं है भाई। झामुमो बीजेपी से लड़े, ये समझ में आता है, लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाए, ये समझ में आता है, लोग स्टेट के खिलाफ हो जाए, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। जैसे अब देखिए, मैं बहुत सारी चीजों को अगर टोटलिटी में देखें, मणिपुर में इस सरकार, जो जिस पार्टी की सरकार है केंद्र में और मणिपुर में जिसकी सरकार है, उन्होंने क्या माहौल बनाया। और आज भी ऐसा नहीं है कि माहौल ठीक हुआ है, भले प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ये कहें कि वहां से अब सब शांत होने लगा है, चीजें शांत नहीं है अभी। भले संसद में कहें कि शांत हो रही हैं चीजें, गृहमंत्री बोले, लेकिन गृहमंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि भाई दो क्षेत्रों के बीच में बफर जोन बनानी पड़ी, तो एक बंटवारा हो गया। तो ये सारी चीजें, ये सब चीजें आप टोटलिटी में अगर देखें तो केंद्र जिस तरह से काम कर रहा है अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, ऐसे में स्थितियां खराब होना तो तय है। अब हेमंत की हिम्मत की बात है, बताइए। मुझे नहीं पता कि हेमंत ने जो पत्र में लिखा, मैंने वो पत्र देखा नहीं, आपने यहाँ दिखाया है, इसमें क्या लिखा है और कितनी मजबूती के साथ चैलेंज किया है, बताइए। उस चैलेंज देने के पीछे दो वजह हो सकती है। नेता लोगों के पास ढेर सारी इंटेलिजेंस जमीन की होती है कि जमीन पे पॉलिटिकली क्या चल रहा है, लोग किस तरह से सोच रहे हैं। अगर हेमंत के पास इस तरह की इंटेलिजेंस है कि चीजें उनके फेवर में चल रही, या उनका जो गठबंधन चल रहा है उसके फेवर में माहौल बन रहा है पूरे देश में, तो उस चैलेंज का मतलब ये है कि भाई हम मजबूत हैं, आप कितने दिन करोगे, देख लेंगे आपको। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि हेमंत पूरी तरह से पाक साफ हो। जो चर्चाएं हैं बाहर, हम आप भी सुनते हैं, बहुत सारी चर्चा आज से नहीं सुनते हैं, बहुत दिनों से सुनते हैं। हो सकता है कि वो चर्चाएं मात्र अफवाह हो, जानबूझकर फैलाई गई,
ये भी हो सकता है, और सारी चीजें लीगल हों जिनके बारे में अफवाहें फैली होती नहीं या वो इस पर क्या वो ही ना। नहीं, इस पर हुआ अभी हेमंत ने के लोग जो कह रहे हैं कि 2020 में आपको याद होगा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के इंफॉर्मेशन और एनकरेज करने पर सीबीआई ने जांच की थी हेमंत की प्रॉपर्टीज़ पर, और उन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा वगैरह लिया। हेमंत ने इस बारे में उल्लेख किया है कि जब आप एक बार पूरी सीबीआई से जांच हमारी करा चुके हैं तो अब तो सब कुछ उस आपके पास में है, आप वहाँ से लीजिए जो डेटा लेना है, जो वहाँ स्टेटस लेना है, जो डॉक्यूमेंट्स लेना है, अब आप सीबीआई से ले सकते हैं। सीबीआई तो आपकी सहकारी एजेंसी है। एक बात जो है, जो अभी आपने बार बार जो इशारा किया कि राजनीति जो हो रही है साहब, एक अभी पीछे आज ही मैं बात कर रहा था, एक झारखंड के ही एक वकील साहब हैं, उनसे इसी संदर्भ में कि आखिर में इसका क्या हश्र होगा। पहला तो उन्होंने कहा कि साहब ये मामला जाएगा कोर्ट में, अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट को लगता है कि इस पर अगर सूचनाएं पर्याप्त हैं तो कह सकता है कि ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, और अगर जानकारियाँ या जो दस्तावेज या चीज़ें कुछ कमी रह जा रही है, ये कह सकती है कोर्ट कि आप हेमंत को कह सकती है कि आप वो चीज़ें पहुंचाइए ईडी के पास। तीसरा, इसके बावजूद भी अगर कोर्ट ही अगर संतुष्ट नहीं होगा, जैसा कि दावा कर रहे हैं हेमंत कि कोर्ट में जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो अगर कोर्ट तय कर लेता है कि ये मामला हेमंत के खिलाफ जाएगा तो वो फैसला दे देगा। लेकिन एक और जो इसी ये वकील साहब से मेरी जो बात हुई उसमें उन्होंने एक जो इशारा किया, उन्होंने खुलकर तो कहा नहीं, वकालत उनका पेशा है, लेकिन उन्होंने जो इशारा किया कि साहब एक पॉइंट आप गौर करिए, अभी आपके यहाँ राज्य में अभी एक चुनाव हो रहा है, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा है वो भी एक कारण हो सकता है। इसके पीछे जो मकसद होता है, उनका कहना था कि साहब ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, इस तरह का सगुफा, जैसा कि आपने कहा कि वो बंद लिफाफा आज तक नहीं खुला, तो उसके पीछे जो मकसद था, क्या वही वैसा ही कुछ मकसद इसके पीछे भी हो? अभी वो ईडी का लेटर आया, उसके बाद ईडी को इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उनको मतलब डिसोबे कर दिया उसको। मैं तो किसने जी पिछला जो पूरा तौर तरीका सरकार का दिखाई दिया है, उससे तो यही लगता है इसका राजनीतिक मकसद ही है। जो अब देखिए जी, नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, राजनीतिक मकसद हो सकता है, जैसा उनका वो सज्जन बड़ी गहराई से जानते हैं वो। मैं पिछले ढेर सारे आपको उदाहरण गिना सकता हूँ। मायावती पर कितने आरोप लगे थे, कितने सारे। आज मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो उन आरोपों पे कहीं कोई बात नहीं हो रही है। कोई बात नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन पर कितने आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और ईडी और सीबीआई सब कुछ इन पर था। सब क्या हुआ, वो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। बंगाल में आप इस तरह से देख लीजिए। बाकी छोड़िए, आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। वो वहां के गवर्नर थे जब ये सब पुलवामा हुआ था। उन्होंने एक तो ये आरोप लगाया कि पुलवामा जानबूझकर होने दिया गया, और दूसरा एक आरोप और लगाया, कुछ कंपनियों के लिए राम माधव उनसे मिलने गए थे। दोनों आरोपों पर सरकार की ओर से ना तो खंडन है और ना ये कहा जा रहा है कि सतपाल मलिक गलत हैं, इनको जेल में बंद करो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये भी नहीं कहा जा रहा है। तो ये तो बात सही कह रहे हैं। और ये मसला जो है, इससे भाजपा का एक खास चेहरा उभर कर आ रहा है। भाजपा या उसके जो संरक्षक आरएसएस जो है, उसका चेहरा, ये हमें लगता है कि ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, जिस मामले में हेमंत को नोटिस बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जो जमीनों का मामला चल रहा है,
बहुत दिन से रोज यहाँ के अखबारों में लीड वही होती है, पहली खबर वही होती है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, ये विष्णु और कौन कौन, मुझे तो नाम भी नहीं याद है सारे, विष्णु अग्रवाल और मतलब ढेर सारे नाम है उसमें। अरे साहब, उसमें एक आईएएस भी है ना, यहाँ का हाँ। डिप्टी कमिश्नर था, और वो भी हाँ। जेल में है। वो जेल में है, 16-17 लोग जेल में हैं। पूजा सिंघल वाला मामला भी चल रहा है, वो भी शायद जेल में है। पूजा सिंघल भी जेल में है, ढेर पता सारी नहीं चीजें। शायद अब जमानत। इसमें जो जिन लोगों का पॉलिटिकली जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या सिर्फ हेमंत सोरेन है? पूरा झारखंड जानता है। तो भाई जांच आप कंप्लीट, जहां से संदेह पैदा होता है वहां यहां से होता है। सही है, सही कह रहे हैं आप। तो बाकी लोगों की भी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। नहीं, ये तो एक तो बात सही लगता है कि एक बात जो हमें लगता है कि आपकी बातचीत से, मतलब हम लोगों की जो अभी बातचीत निकल कर आ रही है, उससे एक इशारा तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है। और जैसा कि भाजपा का जो एक भाजपा सरकार में, सरकार की तरफ से जो कुछ किया जाता है, या भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से जिस ढंग से राजनीति करके अस्थिर करने की एक कोशिश होता है, स्थिर के पीछे मकसद होता है कैसे हम सत्ता में उस राज्य, फला राज्य, फला राज्य, फला राज्य की सत्ता पर फिर से काबिज हो जाए। तो एक इशारा कहीं ये भी है क्या कि भाजपा का वो एक नज़र जो है वो झारखंड पर भी है, झारखंड को अपने यहाँ जो लोटस वो तो पिछली बार उन्होंने, लेकिन जो हेमंत के जो भी राजनीतिक सलाहकार हैं, या हेमंत खुद सोचते हों, पता नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है उसकी, उन लोगों ने ऐसी रणनीति में काम किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने बनाए जाल में खुद फंस गई। और वो लिफाफा न खुलना है, इस बात का सबूत है। तो उदाहरण है, हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। लिफाफा। और एक चीज और कहें आपको कि हेमंत का जो राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा नहीं है। अगर वो होता, हालांकि मीडिया तो एक तरफा सब बात करती है, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम चैनल्स, लेकिन और लोग भी हैं, सोशल मीडिया भी है, और तमाम तरह की चीजें हैं। तो एक बात और, एक बात जो निकल कर आ रही है कि इस बार इस जो हेमंत ने जो एक्शन लिया है, जिसको कहते हैं क्या, अवज्ञा बहुत सरल सी भाषा में कहें, अवज्ञा का जो एक आंदोलन शुरू किया है हेमंत ने, इससे इनका कद बढ़ेगा, इनका क्या इंडिया में INDIA, अच्छा उसी पर आ रहे हैं, INDIA में उनका कद काफी बढ़ जाएगा। इसी बात पे आ रहा है। अगर उनकी नेटवर्किंग पूरे देश में अच्छी होती, आज वो इंडिया, इस चिट्ठी के जारी होने के साथ ही इंडिया के बड़े नेताओं में उनका शुमार हो जाना चाहिए। वाह वाह वाह, तो इंडिया के बड़े चेहरों में उनका शुमार हो जाना चाहिए। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग है मामला। आप देखिए यहाँ के अखबार, देखिए यहाँ के अखबारों में पंजाब के ऐड रोज, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये डेली बेसिस पर, किसी दिन तो दो तीन राज्यों के होते हैं। एक अखबार जो इन सब राज्यों से निकलता है, उसमें तो खबरों की तरह स्पॉन्सर्ड पेजेज होते हैं। सही है, ठीक है। और एक दिन में दो राज्यों के होते हैं, पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है। इस तरह से होता है। लेकिन हेमंत उस तरह से चीजों को शायद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो जितनी हिम्मत उन्होंने आज दिखाई है, ये अरविंद केजरीवाल नहीं दिखा पाए। वाह, कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो फिर ईमानदार कौन है दुनिया में? वो चैलेंज करता है। वो ये हिम्मत नहीं दिखा पाए। चलिए, तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि हेमंत का यह तीर कितना निशाने पर बैठा है। ये आप तो कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ा कद उनका काफ़ी बढ़ जाएगा, और हम ये तो समय बताएगा। तो हमें लगता है कि आधे घंटे तक हम लोग बातचीत लगभग कर चुके हैं, तो क्या हम लोग अपनी बातचीत को यहाँ पर समाप्त कर दें? है ना? तो हम लोग के साथ एक लाइन बोलूँगा जी, हेमंत को जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना चाहिए। ये अगर उन्होंने ईडी के सामने हिम्मत, ईडी क्या है?
ईडी क्या चीज उन्होंने है? नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी नरेंद्र सरकार मोदी को को चैलेंज उन्होंने किया। चैलेंज कर दिया है। हाँ, एकदम बहुत बड़ी बात है ये। और इसके लिए हमें लगता है कि हालांकि झारखंड में उनके विरोधी काफ़ी हैं, हेमंत के काफ़ी विरोधी हैं, इसके बावजूद हेमंत का कद अगर इससे बढ़ता है तो हेमंत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अब झारखंड के लिए देखें, भी फायदेमंद होगा। झारखंड के लिए भी, और बल्कि हमें लगता है कि इसका एक ताज़ा उदाहरण मिल सकता है डुमरी उपचुनाव में। अगर हाँ, हेमंत कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हेमंत की स्थिति बड़ी ख़राब थी, मतलब झामुमो की स्थिति अच्छी नहीं बता रहे थे लोग, लेकिन अभी जाकर लग रहा है कि बहुत टक्कर की वो टक्कर दे रहे हैं वो आजसू को। ऐसा हालात बन रहे हैं। एनीवेज, तो हम लोग आज की किसी दिन बातचीत इसलिए यहाँ, भी अपन डुमरी पर भी बात करेंगे। हाँ, अगली बार हम लोग बातचीत डुमरी पर करेंगे बात करेंगे। डुमरी में क्या कुछ चल रहा जी। है ना। तो आज हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं अपनी बातचीत का, और हम दर्शकों से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों से, अपने परिजनों से। अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर ही दीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैक्टफुल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे साथ तिवारी जी बैठे हैं, इनका चैनल जो अनब्रेकिंग है, आप जाइए यूट्यूब पर अनब्रेकिंग वर्ड कीवर्ड टाइप कीजिए, आपको अनब्रेकिंग न्यूज़ चैनल आपको मिलेगा। आप वहाँ भी वहाँ भी ये वीडियो चल रहा है, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय दीजिए हमें। दोनों चैनल्स पर आपकी राय हमें चाहिए, आपका दिग्दर्शन हमें चाहिए। आप जिस भी हमें चैनल पे आप देख रहे हो उस चैनल पे हाँ, एक टिप्पणी अपनी दर्ज कीजिए कि आपको टिप्पणी कैसा अपनी लगा, दीजिए, या बहुत आप इस सही है। मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं, और टिप्पणी देकर हमें सुझाव दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि हम लोग और कौन से विषयों पर बातचीत करें। तिवारी जी यहाँ के झारखंड के तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम डायमेंशंस को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। मैं तो जानते ही हैं, मैं तो आपके साथ जुड़ा रहा हूँ। आप तो तो इंसाइक्लोपीडिया हैं झारखंड में। अरे नहीं साहब, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार तिवारी जी को धन्यवाद, और आप सब दर्शकों को भी फिर से धन्यवाद और जोहार।